नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टुगेदर विथ मैथ्स बाय इंजीनियर विकास सिंह पे। बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर, जो कि हमारा क्या है, आव्यू मैट्रिसेस। ठीक है, और ये चीज़ बच्चों हम लोग बात करेंगे स्पेशली 12th क्लास के हिंदी मीडियम बच्चों के लिए। ये लेक्चर मैंने स्पेशली तैयार किया है कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, ताकि वो भी इस ऑनलाइन क्लास का सुविधा उठा सकें हमारे माध्यम से। और कोशिश करेंगे हम लोग, हमारी टीम ये कोशिश कर रही है कि लक्ष्य एकेडमी के तरफ से मैक्सिमम आप तक लेक्चर इस ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू पहुंचाया जाए और आप हमसे जुड़ कर के कहीं ना कहीं इस चीज़ का सुविधा उठाएं। तो बच्चों, हम लोग पहले ही इंग्लिश मीडियम में इन चीज़ों का लेक्चर्स हम लोगों ने डाला हुआ अपने चैनल पे। तो जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम के होंगे, अगर वो चाहते हैं इंग्लिश मीडियम में इन चीज़ों को पढ़ना, या उनका मीडियम मोड ऑफ पेपर जो बोल सकते हो इंग्लिश मीडियम अगर उन्होंने चुना है, तो आप जाइए हमारे चैनल पे, आपको वहाँ पे क्लास 12th का मैट्रिसेस चैप्टर का पूरा वीडियो इंग्लिश मीडियम में भी मिल जाएगा। ठीक है, और भी बाकी सब्जेक्ट्स के लेक्चर इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। तो अगर आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है तो वहाँ जा कर के आप चेक कर सकते हैं। फ़िलहाल हम लोग स्पेशली अभी बात कर रहे हैं बच्चों किसके लिए, तो हम लोग स्पेशली बात कर रहे हैं 12th क्लास के हिंदी मीडियम बच्चों के लिए। ठीक है, देखिए बच्चों, हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर। हमारा चैप्टर क्या है बच्चों? आव्यू मतलब मैट्रिसेस। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो देखिए बच्चों, आव्यू बेसिकली होता क्या है, हम उस चीज़ को समझते हैं। ठीक है, तो आपके सामने एक डेफिनेशन मैंने लिखा हुआ है। इस डेफिनेशन को ध्यान से देखिए, मैंने क्या लिखा है। मैंने लिखा है आव्यू संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रमित क्रम विन्यास है। ठीक है, बोला गया आव्यू क्या है, तो आव्यू संख्याओं का या फलनों का। तो बात संख्या और फलन का हो रहा है। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं संख्या क्या है और फलन क्या है, पहले उन चीज़ को आप समझिए, फिर इन चीज़ों का आयताकार क्रमित क्रम विन्यास क्या होता है वो हम समझेंगे। तो बच्चों, सीधी सी बात है, संख्या का बात किया, संख्याओं या फलनों का। ये संख्या मतलब कैसा संख्या? तो बच्चों, ये संख्या मतलब वो संख्या जिन चीज़ों के बारे में आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है, जिन संख्या के बारे में आप लोग अभी तक जानते हो। ठीक है, तो बच्चों संख्याओं को अगर बात किया जाए, नंबर्स का बात किया जाए, तो यहाँ पे हम उन नंबर्स का बात कर रहे हैं जो कि हमारा बच्चों क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा, और जो क्या होगा, सम्मिश्र संख्या होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने 11th क्लास में एक चैप्टर भी पढ़ा था, सम्मिश्र संख्या। ठीक है, तो उस सम्मिश्र संख्या के बारे में आपको पता होगा, है ना। और सीधी सी बात मैं बोलूँ, वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या का मतलब सीधी सी बात है, आप लोगों ने बचपन से जिन संख्याओं के बारे में पढ़ा है, मतलब प्राकृतिक संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सब सारे क्या हैं, वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, तो इन सारे संख्याओं को मिला दिया जाए तो ये कम्प्लीटली क्या बन जाएगा, एक वास्तविक संख्या बन जाएगा। और सम्मिश्र संख्या क्या है, तो सम्मिश्र संख्या मतलब वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का समागम जहाँ होता है वो बन जाता है हमारा क्या, एक सम्मिश्र संख्या। मतलब अगर मैं आपसे बोलूँ तो सम्मिश्र संख्या मतलब z बराबर a प्लस आयोटा b के रूप में जो संख्या लिखा हुआ दिखाई देता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सम्मिश्र संख्या। मतलब z बराबर मैंने मान लिया 2 + 3 आयोटा, तो ये बच्चों क्या है, ये हमारा एक सम्मिश्र संख्या है। क्यों? क्योंकि ये 2 जो दिख रहा है बच्चों, ये आपका क्या है, इस पूरे सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग। ठीक है, और ये क्या है बच्चों, तो ये है हमारा काल्पनिक भाग। ठीक है, काल्पनिक भाग। ठीक है, मतलब आयोटा, इसको क्या पढ़ते हैं, आयोटा मतलब इमेजिनरी नंबर। इस इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक संख्या के साथ जो चीज़ जुड़ा हुआ है वो हमारा काल्पनिक भाग कहलाएगा, और जिसके साथ आयोटा नहीं है वो हमारा क्या कहलाता है, वास्तविक भाग। तो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, ये पूरा कंप्लीट काल्पनिक संख्या कहलाया और ये पूरा कंप्लीट वास्तविक संख्या कहलाया। तो दोनों का समागम हुआ तो एक नया संख्या बन गया, क्या, इसको हम लोग बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। तो वही बोला गया है संख्याओं या फलनों का, ठीक है, आयताकार क्रमित क्रम विन्यास। तो सीधी सी बात है, संख्या मतलब कौन सा संख्या, तो वास्तविक संख्या भी या तो सम्मिश्र संख्या। ठीक है, और फलनों का मतलब क्या है बच्चों, फलन का मतलब 11th क्लास में आप लोगों ने फलन के बारे में सुना हुआ है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों किसके बारे में, हम लोगों ने वहाँ पढ़ा था बीज गणितीय फलन के बारे में, जिसको हम लोग बोलते थे अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शन मतलब जैसे आप लोग लिखते हो x² + 2, x² - 1, x² + 3, ये सब क्या है बच्चों, ये सब हमारा बीज गणितीय फलन है।
ठीक है। अलजेब्रा के अंतर्गत अगर मैं बात करूँ तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीजगणितीय फलन, ठीक है। देख सकते हो इसी तरह से मैंने ढेर सारा नाम लिखा हुआ है, तो इनको हम फलन बोल रहे हैं, ठीक है। इन चीज़ों को क्या बोल रहे हैं, फलन। और यही सब चीज़ मौजूद हो सकते हैं यहाँ पे इस जगह पे जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा है त्रिकोणमिति, तो उसको सही मायने में हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा है बच्चों, पढ़ा है ना त्रिकोणमिति, sin x cos 2x tan x, ठीक है। ये सब क्या है बच्चों, त्रिकोणमितीय फलन है। उसी प्रकार से हम लोग पढ़े हैं लॉगरिथमिक, मतलब लघुगणकीय फलन, ठीक है। लघुगणकीय फलन मतलब log x, ठीक है, log बेस ex, ये सब क्या हो गया, लघुगणकीय फलन, ठीक है। फिर आप लोगों ने पढ़ा है बच्चों क्या, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जो हम लोग इस 12th क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो त्रिकोणमितीय फलन का प्रतिलोम, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। जैसे यहाँ देख सकते हो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं फलन को समझाने के लिए, ध्यान दीजिएगा। मैंने पहला लिखा है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। प्रतिलोम मतलब इनवर्स, त्रिकोणमितीय मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, और फलन का मतलब फंक्शंस, ठीक है। ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या हुआ, ये देख सकते हो मैंने लिखा है साइन, ऊपर में -1 लिखा है और ये x, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग साइन इनवर्स x, ठीक है। ये क्या है बच्चों, cos के ऊपर पावर -1 x, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, cos इनवर्स x। ये क्या है, tan इनवर्स x, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं, देखो दिख रहा है ना, त्रिकोणमितीय फलन दिख रहा है, उसके ऊपर -1 लगा हुआ दिख रहा है हर जगह। तो अगर ऐसा कहीं दिखाई दे तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या बच्चों, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है। उस तरह से दूसरा क्या है, लघुगणकीय फलन। लघुगणकीय फलन मतलब इसको हम लोग बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पे log x, log बेस ex, इस टाइप का भी लिखा हुआ आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा। इसको हम लोग बोलते हैं क्या बच्चों, लघुगणकीय फलन। फिर बीजगणितीय फलन मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, जो आप देख सकते हो x² + 2x + 3 x - 1, इस टाइप का कहीं लिखा हुआ दिखाई दिया तो समझ लेना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लघुगणकीय फलन, ठीक है। लॉगरिथमिक फंक्शन, सॉरी अलजेब्रिक फंक्शन, बीजगणितीय फलन, है ना। फिर क्या है बच्चों आपका त्रिकोणमितीय फलन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जहां आप देख सकते हो sin x, cos x, tan x, इस टाइप से लिखा हुआ दिखाई देगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमितीय फलन। और आखिरी क्या है बच्चों, चरघातांकीय फलन, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे e का पावर x, a का पावर x, इस टाइप का कहीं लिखा हुआ दिखाई दिया, जैसे e का पावर x, 2 का पावर x, 3 का पावर x, 4 का पावर x, इस टाइप का कहीं दिखाई दिया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, चरघातांकीय फलन मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो ये सब कुछ फलन है और ये हमारे संख्याएं हैं। अब इन्हीं संख्याओं का और फलनों का क्या होगा बच्चों, एक आयताकार क्रमित क्रम विन्यास बनाया जाएगा। मतलब इन्हीं संख्याओं का या इन्हीं फलनों का एक अरेंजमेंट बनाया जाएगा। अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने बोला मेरे पास संख्याएं हैं 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, -1, 3। आप देख सकते हो मैंने कुछ संख्याएं लिखी हैं, ठीक है। अब इस संख्याओं को हम लोग क्या किए बच्चों, एक क्रम के रूप में हम लोगों ने सजा करके रखा है। इसको बोल सकते हो कि इन संख्याओं का मैंने क्या किया, अरेंजमेंट किया है, ठीक है। इनको हम लोगों ने क्या किया बच्चों, एक क्रम में हम लोगों ने सजा करके रखा है। अब कोई बोलेगा कि सर हम इस संख्या को पंक्तिबद्ध रूप में लिखे हैं। पंक्तिबद्ध रूप में लिखे हैं मतलब देखो, पंक्तिबद्ध मतलब क्या हुआ, इस तरह से लिखे हैं, ठीक है। ये क्षैतिज रेखाओं के रूप में अगर बात किया जाए तो ये क्षैतिज रेखाओं के रूप में हम लोगों ने अपने संख्याओं को रीड किया, पढ़ा, या बोल सकते हो क्षैतिज रेखाओं के रूप में, पंक्ति के रूप में हम लोगों ने संख्याओं को सजाया है, ठीक है। उनका अरेंजमेंट किया। तो कैसे किया आप लोगों ने, 2, 3, 4, फिर 5, 0, 1, फिर 2, -1, 3। कोई बोलेगा कि हम इन संख्याओं को हम लोगों ने ऊर्ध्वाधर रूप में मतलब एक स्तंभ के रूप में सजा करके रखा है। तो कोई ऐसे भी बोल सकता है कि मैंने संख्याएं को इस तरह सजाया, कैसे, 2, 5, 2, 3, 0, -1, 4, 1 और 3। तो सीधी सी बात है बच्चों, अगर इसी संख्याओं के अरेंजमेंट को अगर आप पढ़ते हो, ठीक है ना, तो आप बोल सकते हो कि इसको मैंने पंक्तिबद्ध रूप में सजा करके लिखा है। तो कोई बोलेगा मैंने इसको ऊर्ध्वाधर रूप में मतलब स्तंभ रूप में सजा करके लिखा है। तो डिपेंड करता है सामने वाला पे कि इस चीज़ को उसने कैसे लिखा है, क्या उस चीज़ को वो पंक्तिबद्ध रूप में लिखा है या स्तंभबद्ध के रूप में सजा करके अरेंज करके लिखा है। तो इन्हीं संख्याओं के या फलनों का, अब जिस जगह पे बच्चों देखो आपको संख्या दिखाई दे रही, तो हो सकता है इन जगह पे आपको फलन भी दिखाई दे। मान लो आपको ऐसा भी दिखाई दे सकता है, कैसा, sin x, x² 1,
एक्स स्क्वायर माइनस 1 2 3, ठीक है, 2x और 1। तो आप बोल सकते हो ना कि आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे आपको फलन भी दिखाई दे रहा है और संख्याएं भी दिखाई दे रही हैं, जो कि पंक्तिबद्ध रूप में नहीं तो स्तंभबद्ध रूप में सजा करके आपके सामने रखा गया है, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है बच्चों, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्पेशली किसका, तो हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों संख्याओं का और फलनों का, जो कि एक क्रम में सजा करके रखा गया है। और इस चीज़ को हम एक आव्यूह तब कहेंगे जब यही चीज़ जो आपके सामने क्रम में सजा करके रखा गया है, वो कैसे सजा करके रखा गया हो, तो वो एक आयताकार विन्यास के अंतर्गत सजा करके रखा गया होगा। आयताकार मतलब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे यही चीज़ को हम आव्यूह कब कहेंगे, जब उस चीज़ को एक आयताकार, ठीक है ना, आयताकार विन्यास के अंतर्गत एक क्रम के रूप में सजा करके रखा गया हो। कैसे, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि इस आयताकार के अंतर्गत, ठीक है, इस आयताकार विन्यास के अंतर्गत हम लोगों ने संख्याओं को इसके अंदर पंक्तिबद्ध रूप में या तो स्तंभबद्ध रूप में सजा करके रखा है, और इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, आव्यूह बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा आव्यूह क्या है, तो आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रमित क्रम विन्यास है। मतलब आव्यूह क्या है, आव्यूह संख्याओं का, या इसके अंतर्गत क्या हो सकते हैं बच्चों, इनमें से कुछ भी हो सकता है जो यहाँ पर आपको एक क्रमबद्ध रूप में, क्रमबद्ध रूप मतलब एक पंक्तिबद्ध रूप में या तो एक स्तंभबद्ध रूप में सजा करके रखे गए होंगे। किसके अंतर्गत, तो इस आयताकार विन्यास के अंतर्गत सजा करके रखे गए होंगे। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, आव्यूह के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा क्या है बच्चों, आव्यूह, ठीक है। मतलब अगर आपको समझ में आ गया है आव्यूह क्या है, तो अब मैं ये चीज़ आपको बता सकता हूँ। क्या बता सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ भी आपको अब बोल सकता हूँ कि आव्यूह को दर्शाने का तरीका। तो आव्यूह को दर्शाने का तरीका क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा। आव्यूह को दर्शाने का तरीका होता है क्या, इस आयताकार विन्यास के अंतर्गत, ठीक है, इस आयताकार विन्यास के अंतर्गत हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को इसके अंतर्गत, मतलब जो आप संख्या का बात कर रहे हो या जो फलनों का बात कर रहे हो, उन संख्याओं या उन फलनों को इसके अंतर्गत हम लोग क्रमबद्ध रूप में रखते हैं। किसके अंदर, इस रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको हम लोग, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, या बोल सकते हो रेक्टेंगुलर एरे, ठीक है, या हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, आयताकार विन्यास। इस आयताकार विन्यास के अंतर्गत हम लोग संख्याओं को या फलनों को एक क्रमबद्ध रूप में रखते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, आव्यूह। मतलब अगर पहचानना है आपको आव्यूह कौन है, ध्यान दीजिएगा, आपको एक आयताकार विन्यास दिखेगा और इस आयताकार विन्यास के अंतर्गत आपको या तो संख्या या तो आपको कोई भी फलन दिखाई दे सकते हैं क्रमबद्ध रूप में लिखा हुआ, तो आप समझ जाइएगा वो हमारा क्या है, एक आव्यूह है। मतलब अगर आव्यूह को दर्शाने का तरीका कहा जाए तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये है हमारा आव्यूह को दर्शाने का तरीका। मतलब ये आयताकार विन्यास, इसके अंतर्गत क्या है बच्चों, तो इसके अंतर्गत मैंने लिखे हैं कुछ संख्या, ठीक है, या बोल सकते हो मैंने इसके अंतर्गत संख्या या फलन, जो भी चाहे वो चीज़ यहाँ पर लिख सकते हो, लेकिन होना चाहिए या तो संख्या या तो इन फलनों में से कुछ भी, ठीक है। और इन चीज़ों को मैंने एक क्रमबद्ध रूप में लिखा है। क्रमबद्ध रूप में मतलब ऐसे ऐसे लिखा है, या तो आप बोल सकते हो ऐसे ऐसे करके लिखा है। मतलब पंक्तिबद्ध रूप में लिखा है या तो स्तंभबद्ध रूप में लिखा गया। और इस तरह से लिखने का जो तरीका होता है, जो आपको मिला यहाँ पे, इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, आव्यूह बोलते हैं, ठीक है। और आप ये देख सकते हो मैंने ए लिखा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। बस इतना ध्यान में रखिए कि आव्यूह को दर्शाने का तरीका क्या है, इस आयताकार विन्यास के अंतर्गत अवयवों को पंक्तिबद्ध रूप में नहीं तो स्तंभबद्ध रूप में लिखना। और ये जो आपको मिला एक नया चीज़, इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, आव्यूह बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा बच्चों कि आव्यूह क्या होता है, ठीक है। आव्यूह होता क्या, आपको मेन चीज़ें पहचानना है, ये हमारा आव्यूह, ठीक है ना। तो आप पहचान जाओगे आव्यूह कैसे है, ये चीज़ दिखाई देना चाहिए आपको। और इसके अंतर्गत अवयव
ठीक है ना। अवयव के रूप में मतलब वास्तविक संख्या, ठीक है, या तो ये फलन इसके अंतर्गत आपको दिखाई देने चाहिए, या तो पंक्तिबद्ध रूप में, ठीक है, क्षैतिज रेखाओं के रूप में, या तो स्तंभबद्ध रूप में मतलब ऊर्ध्वाधर रेखाओं के रूप में। समझ लीजिएगा वो हमारा क्या है, एक अवयव, ठीक है। तो इस चीज़ को आप क्या करें बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लें या तो वीडियो पॉज करके इन सब चीज़ों को लिख लें आप। चलिए बच्चों, थोड़ा सा अब हम और भी डिटेल में बात करते हैं अवयव के बारे में। अभी हम लोगों ने जस्ट सीख लिया कि अवयव होता क्या है, अवयव को पहचानना हम लोगों ने जान लिया। अब इसके अंतर्गत और भी कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो खास बातें इससे जुड़े हुई है, तो उन चीज़ों को हम समझते हैं बच्चों के एग्जाम्पल से। देखिए, मैंने आपको अवयव बता दिया अवयव क्या है, तो मैं एक काम करता हूँ, अवयव का एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने ले रहा हूँ और उस चीज़ से मैं और भी कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो अवयव से जुड़ी हुई हैं, उन चीज़ों को मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये बच्चों, मैंने एक आयताकार विन्यास बनाया, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट का बात कर रहा हूँ मैं। मैट्रिसेस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, ठीक है ना, एक आयताकार विन्यास होता है और उस विन्यास के अंतर्गत अवयव पाए जाते हैं। मतलब विन्यास होता है क्या, अरेंजमेंट का बात कर रहे हैं, तो इस आयताकार विन्यास के अंतर्गत अवयवों का बात होता है। तो ये अवयव क्या होंगे, ध्यान सुनिएगा। मैंने बताया था कि मैट्रिसेस के अंदर एक अवयव के अंतर्गत संख्याओं का या फलनों का बोल सकते हो एक क्रमबद्ध रूप में लिखा गया होगा। तो मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा बच्चों 1 2 3 4 0 8 7 3 माइनस। मैंने एक मैट्रिक्स बनाया बच्चों, एक अवयव बनाया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इस रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंतर्गत मैंने कुछ संख्याएँ लिखी हैं जो आपके दिखाई दे रहा होगा, और ये मैंने ए करके यहाँ कुछ लिखा है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे इसका नाम क्या दिया है, ए दिया है, ए बराबर करके मैंने लिखा है। ऐसा मैंने क्यों लिखा है, ध्यान से देखिएगा क्यों लिखा है। देखिए बच्चों, ये ए क्या है, तो ये ए बच्चों अवयव का नाम है जो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से दर्शाया जाता है, ठीक है। मतलब सीधी सी बात है बच्चों, ये ए मैंने क्या दिया है, ए मैंने इस अवयव का नाम दिया। सीधी सी बात है बच्चों, सोचो, एक सिंपल सा बात मैं समझाता हूँ। मान लो इस दुनिया का बात कर रहा तो इस दुनिया में बहुत सारे इंसान रह रहे हैं, ठीक है। मैं अपनी ही बात कर लूँ, मेरा अगर पहचान है तो मेरी पहचान मेरे नाम से, ठीक है। वैसे ही दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इंसान तो बहुत हैं, तो वैसे ही अवयव तो बहुत हो सकते हैं, है ना। अवयव तो बहुत हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के अवयव हो सकते हैं, लेकिन उन अवयव को हम अगर पहचानेंगे तो हम लोग पहचानेंगे उसके नाम से, ठीक है। तो अगर सीधी सी बात है, अगर इस टाइप का मैंने यहाँ पे 10 अवयव बना करके अलग अलग संख्या रख करके मैंने 10 अलग अलग अवयव बना दिया, तो मैंने अगर आपको बताया कि ये अवयव प्लस वो अवयव, तो कौन सा अवयव, ठीक है। अगर ये चीज़ अगर मैंने आपको 10 अवयव लिख दिया, मैंने बस बोल दिया कि ये अवयव और वो अवयव, तो कौन सा अवयव, आपके मन में सवाल आएगा कि कौन सा अवयव। तो कौन सा अवयव मतलब अगर उसके लिए अगर कोई नाम दे दिया जाए तो हमारे लिए पहचानना बहुत आसान होगा। जैसे अगर 50 लड़के कहीं भीड़ में खड़े हैं और मुझे किसी 2 लड़के को बुलाना है, तो मैं सिर्फ ऐसे ऐसे करूँगा, तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि मैं जिसको सोच रहा तो वही दोनों आ जाएंगे, जी नहीं। एक सामने वाले को कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि सर किसको बुला रहे हैं, है ना। उसीलिए अगर वही चीज़ मैं नाम लेकर किसी को बुलाता हूँ तो वही 2 लड़के आएंगे जिसको मैंने नाम लेकर के बुलाया। इसीलिए अवयवों का नाम होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए सोचा गया और देखा गया कि अवयव का भी नाम रखा जाना चाहिए। तो देखा गया कि इसका नाम किससे रखा जाए, तो बोला गया अवयव का नाम आप अंग्रेजी वर्णमाला के कोई भी बड़े अक्षर से रख सकते हो। मतलब ए से लेकर के जेड तक आप कोई भी नाम इस किसी भी अवयव का रख सकते हो, ठीक है ना। तो हमारा ये जो अवयव था बच्चों, इस अवयव का नाम क्या है, ए। तो मैंने जैसे ही बोला ए नाम का अवयव, ठीक है ना, मैट्रिक्स ए, तो समझ जाएगा मैट्रिक्स ए मतलब इस अवयव के बारे में बोला गया, ठीक है। दूसरा मैट्रिक्स का नाम मैंने बी दे दिया। मैंने बोला मैट्रिक्स बी, तो समझ में आ जाएगा कि ये मैंने बी नाम के मैट्रिक्स का बात किया, ठीक है। इसीलिए नाम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आवश्यक है नाम होना, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए
अब देख सकते हो ये तो नाम का लफड़ा ख़त्म हो गया कि A B C D से लेकर Z तक आप कोई भी नाम किसी भी अवयव का रख सकते हो। ठीक, अब ध्यान दीजिए इस रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं। ध्यान दीजिए मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, इस पूरे को मैं एलिमेंट्स बोल रहा हूँ। तो याद रखिएगा बच्चों, इस रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंतर्गत जो भी चीज़ आपको दिखाई दे रहे हैं एक क्रम में लिखा गया है, और वो क्रम कैसा हो सकता है, वो क्रम पंक्तिबद्ध रूप में हो सकता है या तो स्तंभबद्ध रूप में हो सकता है। लेकिन इस रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंतर्गत जो भी आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, जो भी संख्या या बोल सकते हो जो भी फलन इसके अंतर्गत दिखाई दे रहे हैं, इन चीज़ों को हम लोग बोलते हैं क्या, इनको हम लोग बोलते हैं बच्चों आव्यूह का अवयव। अवयव का मतलब क्या होता है बच्चों, एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये हमारा मैट्रिक्स का, ये पूरा मैट्रिक्स है। तो इस पूरे मैट्रिक्स का अवयव कौन है, अवयव मतलब एलिमेंट कौन है, तो एलिमेंट है बच्चों 1 2 3 4 0 8 7 3 और -1। ठीक है, तो ये हमारा इस मैट्रिक्स का, इस अवयव का क्या हो गया, अवयव हो गया मतलब एलिमेंट। ठीक है, उसी तरह से ये जो हमारा मैट्रिक्स का अवयव है मतलब अवयव का जो अवयव है वो अगर मैं आपको बोलूँ पढ़ने के लिए बताओ कौन कौन सा अवयव है, तो आप इसको पढ़ने का तरीका आपके पास दो होगा। या तो आप क्षैतिज रेखाओं के रूप में अवयव को पढ़ेंगे, मतलब आप या तो इन चीज़ों को ऐसे पढ़ोगे। ठीक है, कैसे 1 2 3 फिर 4 0 8 फिर 7 3 -1, मतलब आपका पढ़ने का तरीका कैसे होगा बच्चों, तो आपको अवयवों को पढ़ने का तरीका होगा क्षैतिज रेखाओं के रूप में। ठीक है ना, किस रेखाओं के रूप में, क्षैतिज। क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, क्षैतिज रेखाओं के रूप में आप अवयव को पढ़ना शुरू करेंगे, और जिन अवयवों को आप क्षैतिज रेखाओं के रूप में पढ़ते हो तो वो इस अवयव का कहलाता है क्या बच्चों, पंक्ति कहलाता है। क्या कहलाता है, पंक्ति। तो मतलब ये अवयव हम लोगों ने पढ़ा क्षैतिज रेखाओं के रूप में, ये भी अवयव हम लोगों ने पढ़ा क्षैतिज रेखाओं के रूप में, ये भी अवयव हम लोगों ने पढ़ा क्षैतिज रेखाओं के रूप में, लेकिन ये अलग अलग क्षैतिज रेखाओं के रूप में अवयव हैं। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये जो पहला क्षैतिज रेखाओं के रूप में हम लोगों को अवयव को पढ़ा, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों, ये हमारा क्या है, R1 है। R1 मतलब होता है बच्चों क्या, रो। R मतलब क्या हुआ, रो। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं, रो 1। ठीक है, क्या है R1, R1 मतलब पहला रो। पहला रो मतलब क्या बच्चों, इसका मतलब, ठीक है, इसका मतलब पहला पंक्ति। ठीक है, तो इस R1 का मतलब क्या हुआ, रो 1। रो 1 मतलब पहला पंक्ति। तो ये हमारा क्या है बच्चों, पहला पंक्ति है। स्टार्ट कहाँ से होगा बच्चों, ऊपर से। ठीक है ना, ये हमारा पहला पंक्ति, ऐसा नहीं कि ये पहला पंक्ति। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से होगा, ऊपर से। तो ये हमारा पहला पंक्ति। ठीक, उसी प्रकार से ये हमारा दूसरा क्षैतिज रेखा है, जिसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, इसको हम लोग बोलेंगे R2। तो R2 है, ये क्या है, ये R2 के अवयव हैं, ये R1 के अवयव हैं। ठीक है ना, ये हमारा पहला पंक्ति का अवयव है। अगर आपसे कोई पूछा पहला पंक्ति का अवयव कौन कौन, तो पहला पंक्ति का अवयव 1 2 3। अगर आपसे कोई पूछा दूसरा पंक्ति का अवयव कौन, तो दूसरा पंक्ति का अवयव 4 0 और 8। ठीक है, अगर आपसे किसी ने पूछा तीसरा पंक्ति का अवयव कौन, तो तीसरा पंक्ति का अवयव कौन बच्चों, तो 7 3 और -1। ठीक है, तो ये आप समझ गए, R1 मतलब रो 1, R2 का मतलब रो 2 और R3 का मतलब बच्चों रो 3, या इसी को हम बोलेंगे पहला पंक्ति, ये दूसरा पंक्ति। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा तीसरा पंक्ति। ठीक है, पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति। ठीक है, उसी प्रकार से अगर मैं बोलूँ इस अवयव के अंतर्गत अवयव और किस तरह प्रकार के रूप में लिखा गया है, तो कोई इस तरह से ही पढ़ सकता है। कैसे, कोई ऐसे भी पढ़ सकता है। कैसे, ऐसे, मतलब 1 4 7। तो ये बच्चों 1 4 7 मतलब ये ऊर्ध्वाधर रेखा के रूप में लिखा गया है। तो ये ऊर्ध्वाधर रेखा के रूप में हम अवयव को पढ़ेंगे। तो ये ऊर्ध्वाधर रेखा के रूप में हम पहले इधर से स्टार्ट करेंगे, इधर से नहीं, किधर से, इधर से। इसको हम बोलेंगे बच्चों C1। C1 मतलब क्या होता है, इसको हम बोलते हैं कॉलम 1, या हिंदी में इसको क्या बोलोगे बच्चों, इसको बोलोगे पहला स्तंभ। ठीक है, कॉलम मतलब क्या होता है, स्तंभ होता है। ठीक है ना, तो ये ऊर्ध्वाधर रेखा के रूप में, वर्टिकल लाइन के रूप में अगर कोई अवयव तुम पढ़ रहे हो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा पहला स्तंभ है। ठीक है ना, देखिए
पहला स्तंभ का अवयव कौन, तो 1 4 7। पहला पंक्ति का अवयव कौन, तो 1 2 3। चीज़ क्लियर हो रहा है ना। उसी प्रकार से मैंने आपसे पूछा दूसरा स्तंभ का अवयव कौन, तो 2 0 और 3। तो ये C2 क्या है बच्चों, कॉलम 2 मतलब दूसरा स्तंभ। उस तरह से ये C3, ये क्या है हमारा बच्चों, C3। तो आपको तीसरा स्तंभ कौन, अवयव कौन दिख रहा है, 3 8 और -1। ठीक है, तो एक आव्यूह के लिए ज़रूरी बातें क्या है, तो एक आव्यूह के लिए ज़रूरी बातें ये है कि उसको पहचानना, मतलब एक रेक्टेंगुलर, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंतर्गत आपको अवयव दिखाई देंगे और वो अवयव या तो हम क्षैतिज रेखा के रूप में पढ़ सकते हैं, तो जितना क्षैतिज रेखा होगा उतना ही आव्यूह का बच्चों पंक्ति कहलाएगा, और उसी आव्यूह के अंतर्गत मौजूद अवयव को हम लोग स्तंभ के रूप में पढ़ सकते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा के रूप में पढ़ सकते हैं। और जिन अवयवों को आप ऊर्ध्वाधर रेखा के रूप में पढ़ रहे हो वो क्या कहलाता है बच्चों, हमारा स्तंभ कहलाता। मतलब ये पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ, जितना क्षैतिज रेखा होगा उतना ही हमारा क्या होगा बच्चों, स्तंभ होगा। तो ये तो हम लोग बच्चों समझने के लिए ऐसे लाइन लाइन बना कर करते हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो उतना 10 बार ऐसे लाइन खींचने का ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आपको देखना है 1 2 3 पंक्ति, 1 2 3 स्तंभ। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आपको समझ में आएगा कि हमारा इस आव्यूह में क्या क्या होता है। तो आव्यूह का बच्चों नाम होता है, पहचानने का तरीका क्या है, इस रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंतर्गत अवयव होते हैं और ये अवयव पंक्ति के रूप में या तो स्तंभ के रूप में लिखे जाते हैं। ठीक है, और एक और ख़ास बात जो इस आव्यूह में होता है बच्चों, वो क्या होता है, इस आव्यूह का कोटि। क्या होता है, कोटि। तो कोटि क्या होता है बच्चों, उसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ऑर्डर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट आपको दिखाई दे रहा है, इस रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के इस कोना में, ठीक है ना, इस कोना में हम लोग लिखते हैं बच्चों यहाँ इसका कोटि। तो देखिए बच्चों, कोटि क्या है इसका, इसका कोटि है 3 क्रॉस 3। इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों, ये हमारा क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा क्या है, ये है आव्यूह का कोटि। मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है ना, ये आव्यूह मतलब मैट्रिक्स, कोटि का मतलब क्या होता है बच्चों, ऑर्डर। तो ये 3 क्रॉस 3, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, 3 क्रॉस 3। क्या पढ़ेंगे, 3 क्रॉस 3। ठीक है, या इसी को हम लोग पढ़ते हैं 3/3। क्या पढ़ेंगे दूसरा भाषा में, 3/3। ठीक है, तो ये हमारा बच्चों क्या है, ये हमारा कोटि है इस आव्यूह का। ये क्या है बच्चों, तो ये आव्यूह का क्या कहलाता है, कोटि कहलाता है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाता है। मतलब मैट्रिक्स का एक ऑर्डर कहलाता है। ठीक है, और ये ऑर्डर क्या होता है बच्चों, तो ये ऑर्डर होता है इस आव्यूह में कितने पंक्ति हैं वो क्रॉस, देखिए इसको इनटू नहीं पढ़ना, ये जो लिखा गया बच्चों इसको हम लोग यहाँ आव्यूह में इनटू नहीं पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, उसको हम लोग क्रॉस पढ़ते हैं, नहीं तो बाई पढ़ते हैं। इसको इनटू नहीं पढ़ना, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो क्या होता है, तो ये कोटि होता है एक आव्यूह में कुल कितने पंक्ति हैं क्रॉस कुल कितने स्तंभ हैं। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कोटि क्या है, तो पंक्ति क्रॉस स्तंभ जब होता है तो उससे हमें पता चलता है कि इस मैट्रिक्स का कोटि क्या। तो ये 3 क्या लिखा हुआ बच्चों, तो ये जो 3 आपको दिखाई दे रहा ना, ये 3 लिखा हुआ, ये 3 हमारा क्या है बच्चों, ये है कुल मिला के पंक्ति। ये कुल क्या है बच्चों, ये कुल पंक्ति हैं। ठीक है, और ये 3 क्या है बच्चों, दूसरा 3 है हमारा कुल स्तंभ। इसीलिए इस चीज़ को याद रखिएगा कि हमारा ऑर्डर में सबसे पहले जो 3 लिखा जाता है वो पंक्ति को लिखते हैं, और जो दूसरा 3 हम लोगों ने लिखा है वो कुल स्तंभ का आया है। ठीक है ना, तो देखिए मैट्रिक्स अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर बार 3 क्रॉस 3 ही आएगा। ठीक है, वो मैट्रिक्स अभी हम लोग बात करेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेंगे, वहाँ से आपको समझ में आएगा कि एक आव्यूह का कोटि कैसे ज्ञात किया जाए। ठीक है, उस आव्यूह में कुल संख्याएं कितनी हैं अवयवों की, वो सब चीज़, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। फिलहाल बस मैंने ये चीज़ सिखाया है कि एक आव्यूह में क्या क्या हो सकता है। तो एक आव्यूह में उसका नाम होगा जो कि अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से हम लोग शो करते हैं, ए से लेकर के जेड तक में कुछ भी। ठीक है, फिर बराबर का चिन्ह, फिर इस आयताकार, ठीक है, विन्यास के अंतर्गत
अगर हम बात करें इस आयताकार विन्यास का बात कर रहे हैं, तो इस आयताकार विन्यास में अगर हम बात करें तो इस रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर में आपको अवयव दिखाई देंगे, जिसको इंग्लिश में एलिमेंट्स बोलते हैं। वो अवयव पंक्तिबद्ध रूप में होते हैं, नहीं तो स्तंभबद्ध रूप में होते हैं। और यही कुल पंक्ति क्रॉस कुल स्तंभ, पहले पंक्ति फिर स्तंभ, पहले स्तंभ नहीं बच्चों, तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। हमेशा कोटि कैसे लिखते हैं, पंक्ति पहले क्रॉस या बाई जो पढ़ो फिर स्तंभ, ठीक है, कुल स्तंभ। कुल पंक्ति क्रॉस कुल स्तंभ जब पता लिख दोगे तो ये इसका क्या कहलाएगा बच्चों, ये इसका कहलाएगा कोटि, मतलब आव्यूह का कोटि। यही कुछ चीज़ें हैं जो कि आव्यूह में होना चाहिए, इस जानकारी के पर्पज़ पे आपको पता होना चाहिए, तब आपको एक समझ में आ जाएगा कि आव्यूह में क्या क्या चीज़ होता है, ठीक है। तो ये आपको पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन था बच्चों किसके बारे में, तो ये पूरा का पूरा आप बोल सकते हो एक ओवरव्यू था, एक इंट्रोडक्शन था आपको आव्यूह के बारे में कि आव्यूह होता क्या है, आव्यूह में क्या क्या चीज़ होते हैं। तो इन चीज़ों का आप नोट्स बनाइए, फिर एक एक करके मैं इन चीज़ों को लिखवा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाएगा, एक नोट्स तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इस चीज़ को आप बच्चों लिख लीजिए। चलिए बच्चों, जो हम लोगों ने अभी उदाहरण देखा था, उस उदाहरण से मैंने कुछ चीज़ें यहाँ लिखी हैं, जिसके बेसिस पे आपको एक नोट्स तैयार हो जाएगा कि आव्यूह में क्या क्या चीज़ें ऐसी बातें हैं जो कि हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो हमें जानना चाहिए। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ लिखा है कि आव्यूह के अंतर्गत कुछ आवश्यक बातें, ठीक है। आव्यूह के अंतर्गत क्या क्या आवश्यक बातें हैं, वो आवश्यक बातें मैंने यहाँ पे लिखा है। मैं इन चीज़ों को रीड कर दे रहा हूँ। हो सकता है आपको किसी जगह पे चमक दिखाई दे रहा होगा, हो सकता है वो चीज़ क्लियर दिखाई ना दे, उसी चीज़ों, इसीलिए मैं इस चीज़ को क्या कर रहा हूँ, पढ़ दे रहा हूँ आपके लिए, ताकि आप आसानी से इन चीज़ों को लिख सकें। देखिए, जो हम लोगों ने उदाहरण देखा था बच्चों, उसी के जस्ट नीचे इन चीज़ों को लिख लीजिएगा, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि जो चीज़ हम लोगों ने पढ़ा है उसके बेसिस पे, ठीक है, उन चीज़ों का व्याख्या हम लोगों ने यहाँ किया है कि जो चीज़ हम लोगों ने देखा है उस चीज़ों में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें थी, तो उन्हीं सारे बातों को हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। क्या है पहला बात कि आव्यूह का नाम, ठीक है, आव्यूह का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से दर्शाया जाता है, जो कि बड़ा अक्षर मतलब ए से लेकर के जेड के बीच, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या मैंने लिखवाया बच्चों कि आव्यूह के अंतर्गत जो भी संख्याएं या फलन होंगी, आव्यूह के अंतर्गत जो भी संख्याएं या फलन होंगी उन्हें हम आव्यूह का अवयव या उसी को क्या बोलते हैं, एलिमेंट कहेंगे, ठीक है। तो आव्यूह के अंतर्गत जो भी संख्याएं या फलन होंगी उन्हें हम क्या कहेंगे, आव्यूह का अवयव कहेंगे। आव्यूह का अवयव मतलब बच्चों आव्यूह का एलिमेंट, मतलब मैट्रिक्स का एलिमेंट कहेंगे। तीसरा चीज़ क्या बोला गया है कि आव्यूह के अंतर्गत अवयव जो क्षैतिज रेखा के रूप में होगा उसे आव्यूह का पंक्ति कहा जाएगा, तथा जो ऊर्ध्वाधर रेखा के रूप में होगा उसे आव्यूह का स्तंभ कहा जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। उसका फिर लास्ट पॉइंट क्या लिखा बच्चों मैंने, आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि मतलब ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, एम पंक्ति, ठीक है, एम क्या है, संख्या है, जैसे कुल कितनी पंक्तियां हैं, तो कुल पंक्तियां बच्चों एग्जाम्पल में कितना था, 3, तो m के जगह समझ लो मैंने 3 है, ठीक है ना। तो m पंक्ति मतलब कुल कितना पंक्ति, वही m है, ठीक। m पंक्ति तथा n स्तंभ, कुल कितना स्तंभ है वो n की जगह लिख देना। तो m पंक्ति तथा n स्तंभ दैट इज m क्रॉस n, ठीक है। m मतलब कुल पंक्ति का संख्या और n मतलब कुल स्तंभ का संख्या, जो m क्रॉस n के रूप में आव्यूह का कोटि लिखा जाता है, ठीक है। तो m पंक्ति तथा n स्तंभ दैट इज m क्रॉस n के रूप में हम आव्यूह का क्या लिखते हैं बच्चों, कोटि को लिखते हैं, जहाँ ये m क्रॉस n को हम लोग पढ़ते क्या है, m क्रॉस n या m बाई n, ठीक है। और याद रखिएगा बच्चों, शुरुआत में पहले हम हमेशा कुल पंक्ति को लिखते हैं और फिर हम लोग हमेशा कुल स्तंभ को लिखते हैं। इस बात का आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ताकि ये चीज़ मिस्टेक ना करें आप। और ये जो चीज़ें मैंने लिखाई हैं बच्चों, यही चीज़ें अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले एक उदाहरण के बेसिस पे समझा था और पढ़ा था, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जितना भी अभी हम लोगों ने बात किया है वो चीज़ आप तक पहुंच गई होगी, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये बच्चों हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि आव्यूह क्या होता है और आव्यूह में पाए जाने वाले क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो चीज़ हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब हम बच्चों क्या करेंगे, हम अब कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने लेकर के आएंगे, जहाँ एग्जाम्पल्स के बेसिस पे हम आपसे पूछेंगे कि बताइए इस आव्यूह का कोटि क्या होगा, ठीक है। चलिए बच्चों बात करते हैं कुछ
क्वेश्चंस का, जिस क्वेश्चंस के बेसिस पे आप आराम से, ठीक है, आप जितना भी मैंने अभी कुछ देर छोड़ा था बच्चों स्क्रीन आपके सामने, आप वीडियो पॉज करके इन चीज़ों को लिख लीजिएगा ज़रूर, ठीक है। चलिए, जहाँ आपको स्क्रीन पूरा दिख रहा होगा, पूरा स्क्रीन आप पूरा उस जगह या तो वीडियो को थोड़ा देर के लिए रोक करके इन चीज़ों को लिख लिए पीछे जा करके, ठीक है, नहीं तो आप आराम से स्क्रीनशॉट ले करके इन चीज़ों को लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, वीडियो को रोक करके बीच बीच में आप सारी चीज़ों को लिख लें। देखिए बच्चों, ठीक है, मैं यहाँ क्वेश्चन एक लिख रहा हूँ, क्या दिए गए आव्यूहों का कोटि ज्ञात करें, ठीक है। क्या ज्ञात करना है बच्चों? कोटि ज्ञात करना। देखिए, मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैंने पहला क्वेश्चन लिखा a बराबर 2 3 4 5, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा b बराबर 1, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन मैंने लिखा बच्चों c बराबर 1 2 और 3, ठीक है। चौथा मैंने लिखा है क्या, d बराबर 1 2। पांचवा लिखा है बच्चों मैंने क्या, e बराबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और एक और लिख लेते हैं हम लोग ताकि समझ में आ जाएगा अच्छे से। f बराबर 0 -1 2 3 4 5, ठीक है। बच्चों, मैंने एक उदाहरण आपके सामने दिया है, कुछ आव्यूह मैंने आपके सामने लिखे हैं, देख सकते हो। ये आव्यूह A है, ये आव्यूह B है, ये आव्यूह C, ये आव्यूह D, ये आव्यूह E, ये आव्यूह F, ठीक है। मैंने आपके सामने कुल 6 आव्यूह लिखे हैं और इन 6 आव्यूह का मैं आपसे क्या पूछ रहा बच्चों, मैं आपसे पूछा कि इस आव्यूह का कोटि क्या होगा। देखिए, सिंपल सा टेक्निक मैं समझाता हूँ बच्चों। कोटि फाइंड आउट करना है, कन्फ्यूज़न हो जाता है कभी कभी बच्चों को, है ना। बच्चे क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। कन्फ्यूज़ कैसे हो जाते हैं? अब मैंने आपको क्या बताया, आव्यूह क्या कोटि क्या होता है, कुल पंक्ति और कुल स्तंभ, तो m × n के रूप में लिखना, वो हमारा क्या होता है बच्चों, आव्यूह का कोटि। तो आपसे मैं अगर पूछूंगा कि इस आव्यूह का कोटि क्या होगा, तो आपको क्या करना है बच्चों, देखना है कि क्षैतिज रेखा के रूप में आप अवयव को कैसे पढ़ते हो। तो आप कैसे पढ़ोगे बच्चों, अब इसको क्षैतिज रेखा बनाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट करना है। कैसे? आप बोलोगे सर ये एक क्षैतिज रेखा, ये दूसरा क्षैतिज रेखा, ठीक है, पहला क्षैतिज रेखा, ये दूसरा क्षैतिज रेखा, तो 2 क्या मिला बच्चों, पंक्ति। यहाँ नीचे कोना में लिखेंगे हम लोग क्या, 2। फिर क्या होता है बच्चों, क्रॉस, ऐसे नहीं लिखते हैं। फिर स्तंभ के रूप में देखना है, स्तंभ कितने हैं, ठीक है। पंक्ति हो गया ये हमारे पास, 2 क्षैतिज रेखा हम लोगों ने देखा तो 2 पंक्ति लिख दिया। और स्तंभ कैसे ढूंढेंगे, 2 ऊर्ध्वाधर रेखा दिखाई दे रहा होगा आपको। देखिए, पहला ऊर्ध्वाधर रेखा, ये दूसरा ऊर्ध्वाधर रेखा के रूप में आपको दिखाई दे रहा है, तो 2 बाबू क्या है हमारे पास, स्तंभ, ठीक है। या आपके पास दूसरा तरीका है समझने का, क्या, ध्यान दीजिएगा। आपके पास आपका हथियार है पेन, ठीक है। आप पेन को लीजिए, पेन को लेटाइए। देखिए पेन कितना बार लेट रहा है, देखिए एक बार पेन लेटा, ठीक है, फिर उठाना पड़ा, फिर दूसरा बार लेटा, ठीक है। ये एक बार पेन लेटा, ये दूसरा बार पेन लेटा, तो 2 बार लेटा है, तो ठीक है, जितना बार लेटेगा उतना पंक्ति। देख लो, एक बार लेटा, दूसरा बार लेटा, तो 2 पंक्ति। अब देखो ये पेन कितना बार खड़ा हो रहा है, एक बार खड़ा हो रहा है पेन, फिर ये दूसरा बार खड़ा हो रहा है, और तो नहीं हो पा रहा। तो ये देखिए 2 आपके पास क्या आ गया, स्तंभ आ गया, ठीक। उसी तरह से देखिए, इस तरह से पहचानिए, पेन लेटा कितना बार बच्चों, सिर्फ एक बार, है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, 1 क्रॉस। अब ये चेक करो कि ये पेन कितना बार खड़ा हो रहा है, देखो पेन एक बार खड़ा हो रहा है, ठीक है। तो जब एक बार खड़ा हो रहा है और एक बार लेट रहा है, इट मीन सीधा सा बात समझो कि ये पेन को मैंने एक बार लेटाया तो ये पंक्ति हुआ एक, और ये एक बार क्या हुआ बच्चों, स्तंभ, ठीक है। तो 1 क्रॉस 1 का ये हमारा क्या है, आव्यूह। उसी तरह से इस चीज़ को ध्यान से देखिए, पेन कितना बार लेट सकता है, सिर्फ एक बार, ठीक है। तो एक क्या है बच्चों हमारा, इसका पंक्ति है। अब स्तंभ पता करना तो खड़ा भी तो करना पड़ेगा पेन को। देखो कितना बार खड़ा हो सकता है, एक बार, फिर दूसरा बार, फिर तीसरा बार, ठीक है। तो 3 बार हम लोगों ने पेन को क्या किया है बच्चों, खड़ा किया है, और एक बार पेन को हम लोग लेटाया है। तो खड़ा कितना बार हुआ था, 3 बार, इसीलिए इसका क्या है, कोटि 1 क्रॉस 3, ठीक है, या 1/3। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ देख सकते हो आप पेन कितना बार लेटेगा। देखिए एक बार पेन लेटा और फिर ये दूसरा बार पेन लेटा, जितना बार लेटा उतना बार पंक्ति, मतलब 2 पंक्ति है। और स्तंभ कितना बच्चों, जितना बार पेन खड़ा हो पाएगा। देखो पेन एक बार सिर्फ खड़ा हो पाया है ना, और तो नहीं ना कर सकते हो। तो ये हमारे पास 2x1 का हमारा क्या हो गया, कोटि इस डी नाम के मैट्रिक्स का। फिर उसी तरह से इस ई और एफ का चेक करते हैं, कितना बार पेन लेटेगा। ध्यान से देखो, एक बार, ठीक है, फिर दूसरा बार, फिर तीसरा बार। तो 3 बार हमारा पेन लेटा, मतलब 3 पंक्ति, ठीक है। और कितना बार खड़ा होगा, एक बार, फिर एक बार और बढ़ सकता है, एक बार और, तो 2 बार हो गया। तो 2 हमारा क्या बच्चों, स्तंभ। तो 3x2 या 3/2 इसका क्या है बच्चों, कोटि है। उसी प्रकार से इस वाले में चेक करो कितना बार लेटा है। तो देख सकते हो ये एक बार हमने पेन को लेटाया, ठीक है। ये बच्चों दूसरा बार लेटाया, तो 2 क्या है बच्चों, पंक्ति हुआ, ठीक है। तो यहाँ मैंने 2 लिख दिया, क्रॉस। कितना बार खड़ा होगा, एक बार, 2 बार, 3 बार, ठीक है। तो 3 बार खड़ा हुआ तो 3 स्तंभ हुआ। तो आप देख सकते हो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि इस आव्यूह का कोटि कितना है, 2x2। इस आव्यूह का कोटि कितना है, 1x1। इस आव्यूह का कोटि कितना है, 1x3। ये डी नाम के आव्यूह का कोटि कितना है, 2x1। इस ई नाम के आव्यूह का कोटि कितना है, 3x2, ठीक है। और इस एफ नाम के आव्यूह का कोटि कितना है, 2x2, ठीक है। देखिए बच्चों ये कोटि आपको क्या बताएगा और, ठीक है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, नोट में यहाँ पे आप चाहे तो लिख सकते हो, ठीक है। जहाँ पे मैंने अभी लिखवाया था कुछ पॉइंट्स, उसी जगह जस्ट नीचे एक चीज़ आप लिख लेना। क्या लिख लेना कि कोटि यह बताता है कि आव्यूह में कुल कितने पंक्ति तथा कितने स्तंभ मौजूद है, ठीक है। ये कोटि क्या बताता है बच्चों, तो कोटि बताता है कि इस आव्यूह में कुल कितने पंक्ति और कुल कितने स्तंभ मौजूद है। चेक कर सकते हो, अगर मैंने मैट्रिक्स आपके सामने नहीं बनाया, मैंने खाली लिखा कि एक आव्यूह है कोई जिसका कोटि 3x2 है। अगर मैंने बोला कोई आव्यूह है और उसका कोटि कितना है, 3x2, इसको आपको देख करके क्या समझ में आया, इसको देख करके आपको समझ में आया कि उस आव्यूह में जरूर 3 पंक्ति होंगे और 2 क्या होगा बच्चों, स्तंभ, ठीक है। तो ये कोटि बताता है कि किसी आव्यूह में कुल कितने पंक्ति और कुल कितने स्तंभ होंगे। पहला वाला हमेशा क्या होता है, पंक्ति, और दूसरा वाला हमेशा क्या होता है, स्तंभ। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है। और अब एक चीज़ और ध्यान से देखिए बच्चों, मैंने आपसे पूछा कि इस आव्यूह में कुल कितने अवयव हैं। बच्चों आप लोगों ने बताया इस आव्यूह में अवयव कितने हैं, तो आपने काउंट किया 1 2 3 4। इस आव्यूह में 4 अवयव हैं, चलो ठीक। इस आव्यूह में कितने अवयव है बच्चों, तो आपने बोला 1 अवयव है। इस आव्यूह में कितने, तो आपने बोला 1 2 3 अवयव। इसमें पूछा आपसे कितने, तो आपने बोला 1 2 अवयव। इसमें 1 2 3 4 5 6 अवयव। इसमें 1 2 3 4 5 6 आपने काउंट किया, ठीक है ना। लेकिन मैंने आपसे पूछा कि एक आव्यूह है, कोई एक आव्यूह है और उसका कोटि 3x2 है, तो बताओ उस आव्यूह में कितने अवयव रहे होंगे। याद रखिएगा बच्चों, ये कोटि बताता है कि आव्यूह में कुल कितने अवयव है। कैसे, ध्यान से देखिएगा। ये भले ही 2x2 है, लेकिन मन में सोचो ये 2 × 2 अगर होता तो क्या होता। तो 2 × 2 मन में सोचो, 2 × 2 मतलब बच्चों 4। तो चेक कर लो बच्चों, ये कोटि को जब आप गुना करोगे ना, पंक्ति गुना कॉलम जब करोगे, पंक्ति गुना स्तंभ जब करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि देखो एग्जैक्टली वही 4 अवयव की संख्या आपको दिखाई देंगी। 2 2 जा 4, मतलब इस कोटि को अगर आप गुना करके चेक करते हो तो आपको पता चल जाएगा उस आव्यूह में मौजूद अवयव की संख्या। चेक कर लो, 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, देख लो 3 है ना, 2 1 जा 2, देख लो 2 है, 3 2 जा 6, 1 2 3 4 5 6 है ना, 2 × 3 6, देख सकते हो 6 अवयव। मतलब कोटि यह भी बताता है कि आव्यूह में कुल कितने अवयव मौजूद है। तो क्या बोल सकते हो, कोटि यह भी बताता है कि आव्यूह में मौजूद
कुल अवयवों की संख्या कितनी है। ठीक है ना। तो कोटि यह भी बताता है बच्चों क्या कि अवयव में मौजूद कुल अवयवों की संख्या कितनी है। ठीक है, ध्यान से देखिए, मैंने आपको बस समझा दिया, बस उसी के बेसिस पे आपको पता चल जाएगा। जैसे मान लो मैंने लिखा, ठीक है, ये अवयव है, मान लो 243690, इसका कोटि कितना है बच्चों, 2 पंक्ति है, ठीक है, और 3 स्तंभ है। तो देखिए ध्यान से बच्चों, कोटि कितना है 2 × 3, और इससे पता चल जाएगा गुना करके कि इसमें अवयव का संख्या कितना है बच्चों, 6 अवयव गुना करके आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है ना। तो ये कोटि हमें बताता है कि इस अवयव में मौजूद कुल संख्या कितने होंगे अवयव के। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें थी बच्चों जो हम लोगों ने आज देखा है। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से बना लीजिए। मैं कुछ देर के लिए आपके स्क्रीन पे छोड़ दे रहा हूँ, इस चीज़ का आप वीडियो पॉज करके इन चीज़ों को लिख लें, या इनका आप इस फ़ोटो खींच लें, स्नैपशॉट ले लें, तो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि आज जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया है, जो हम लोगों ने पढ़ा है, उसके बेसिस पे आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको आज का लेक्चर पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही लेक्चर और भी मैं आपके लिए बनाते रहूँ, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें वीडियो को। और कोई भी तरह का अगर आपको दिक्कत आता है, किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम हो रहा है, या आप हमसे कुछ कांटेक्ट करना चाहते हो, तो आप हमारा कांटेक्ट नंबर लिख सकते हैं। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है 7488490860। ठीक है, और चलिए यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर क्या है बच्चों, 7488490860। ठीक है, इस पर आप चाहे तो मुझे कॉल करके अपना डाउट पूछ सकते हैं, और नहीं तो अगर आपको व्हाट्सएप करना है अपना डाउट क्वेश्चन, तो व्हाट्सएप नंबर है 9074794609। इस नंबर पे आपको सिर्फ व्हाट्सएप कर सकते हो, इस पर कॉल नहीं कर सकते हो, कॉल नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप इस पर व्हाट्सएप करके अपना डाउट जो भी है वो डाउट आप अपना मुझे व्हाट्सएप करके मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, ये 2 नंबर आप लिख लें। अगर कोई तरह का दिक्कत है, कोई तरह का कन्फ्यूज़न है, तो आप यहाँ पे मुझे कॉल करें, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना डाउट भेजें, मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूँगा। और किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यूट्यूब में भी वहाँ कमेंट सेक्शन है, वहाँ जा कर के भी आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। तो किसी भी तरह का प्रॉब्लम बच्चों तो आप जाइए, ज़रूर मुझसे पूछिए, और वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा वीडियो को। ठीक है, और जितने भी दोस्त लोग आपके हैं, उन दोस्त लोग को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन तक भी ये चीज़ पहुंच सके और इन चीज़ों का फ़ायदा वो लोग भी उठा सके। तो प्लीज़ बच्चों ये काम आप ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, बढ़िया से रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।